स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम जो सिनोनियम है, समानार्थक शब्द जिसको हम बोलते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इन वीडियो में हम जो सिनोनियम है वो पिछले प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं, तो उनमें पूछे गए हैं। तो वही सारे जो सिनोनियम है उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो सिनोनियम है ये बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, तो डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की ये बुक है। काफ़ी अच्छे राइटर हैं, तो इन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक लिखी है, रीजनिंग की बुक लिखी है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और इंग्लिश की भी बुक है, जनरल अवेयरनेस की बुक है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी हैं सभी के लिए यूजफुल है। तो इसमें से हम जो प्रीवियस ईयर के सिनोनियम हैं उनको डिस्कस करेंगे और कैसे हम जो है सिनोनियम को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिनोनियम में देखिए क्या होता है, सिनोनियम में सभी जो वर्ड हैं हमारे लगभग सेम होते हैं। तो उसमें से कैसे हम सिलेक्ट करेंगे करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, तो वो चीज़ को भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा, इसमें देखिए आपका सिर्फ सिनोनियम क्लियर नहीं होगा, इसमें आपकी वोकैब बिल्ड होगी। और दूसरा आपका और भी टॉपिक जितने भी आपके वोकैब से रिलेटेड हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनियम है, पार्ट ऑफ स्पीच है, सेंटेंस में यूज कैसे करना है, लैंग्वेज जो है एफिशिएंसी आपकी होगी। तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम, चूज द करेक्ट सिनोनिम of the given word, of the given word। तो ऐसे कुछ करके आपको एग्जाम में टाइटल दिया मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, सिनोनियम जो है वो फाइंड आउट करना है जो गिवन वर्ड आपको होगा। तो हमारा आज का पहला जो वर्ड है वो है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट, तो इस वर्ड का हमें जो सिनोनियम है वो फाइंड आउट करना है कि इस वर्ड का सिनोनियम क्या होगा। और हमें ऑप्शन जो है वो दिए हैं। तो पहला जो ऑप्शन है हमें दिया है वो है इंक्लूड। सेकंड जो ऑप्शन हमें दिया है वो है इंट्रीट। इंट्रीट। थर्ड जो ऑप्शन हमें दिया है सी, सजेस्ट। सजेस्ट। और डी जो ऑप्शन हमें दिया है वो है इम्प्लाई। तो ये चार ऑप्शन हमें दिए हैं। आपको जो एग्जाम आपका होगा उसमें चार भी ऑप्शन दे सकते हैं या फिर पांच ऑप्शन भी देते हैं कई बार। तो इनमें से आपको एक जो आंसर है वो सिलेक्ट करना है कि जो वर्ड हमें गिवन है इम्प्लीकेट, तो उसका सिनोनियम क्या होगा। सिनोनियम का मतलब होता है जिन दो वर्डों का सेम मीनिंग हो, समानार्थक शब्द भी हम इनको बोलते हैं। और ये जो वर्ड है हमें आज जो सिलेक्ट किया है, ये प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो या किसी और एग्जाम का, स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का, तो उनमें पूछे गए हैं। और वहीं से हम इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम उनको देखते हैं, याद करते हैं, तो वो जो हम याद करते हैं उनका हमें लेवल नहीं पता चलता कि एग्जाम में कैसे आएंगे। तो हम जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे यहाँ पे ज्यादातर, क्योंकि आपने जो इजी हैं वो तो आपने पढ़े भी होंगे और आपको आते भी होंगे। बट इसमें हम जो है ज्यादातर जो क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादातर आपको देखने में न्यू वर्ड होंगे, तो उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप जो है इसका कमेंट करके आंसर बता सकते हैं कि इसका जो सिनोनिम है इम्प्लीकेट वर्ड का, वो ए आएगा, बी, सी या डी, कौन सा आएगा। या फिर आप वर्ड भी लिख सकते हो कि इंक्लूड आएगा, इंट्रीट आएगा, सजेस्ट आएगा या इम्प्लाई आएगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इन सभी वर्ड का आपको मीनिंग समझाऊंगा, इनकी पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा और फिर इनका सेंटेंस में यूज करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप खुद से जो है डिसाइड कर सकते हो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो वर्ड है इम्प्लीकेट। अब इसमें देखो, मैंने आपको बताया था, अगर आपने पहली जो वीडियो है वो अगर देखी हैं, तो उन वीडियो में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की बात की थी कि जिस वर्ड का सुफिक्स जो है, मतलब लास्ट में जो लगा होता है, वो ATE है, तो वो वर्ड हमारा क्या होता है, वर्ब। इसका मतलब क्या है, जो गिवन वर्ड है वो हमारा वर्ब है। उसके बाद
तो पहले तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो उसका पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको मीनिंग क्लियर होगा, उसी के हिसाब से आप उसको सेंटेंस में यूज कर पाएंगे और उसी के हिसाब से आप उसको समझ पाएंगे। तो इम्प्लीकेट, सबसे पहले हमने इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर ली कि इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसका आपको सेंटेंस में यूज करके बताऊं, तो सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं द मैन इम्प्लीकेटेड, द मैन इम्प्लीकेटेड। तो यहाँ पे इम्प्लीकेटेड जो है हमने एज अ सेकेंड फॉर्म यूज की है, हिम फॉल्सली इन द केस। तो ये मैंने इसको वर्ड को जो है सेंटेंस में यूज किया है। तो यहां से आप जो है मीनिंग का आइडिया लगा सकते हो कि इस वर्ड का जो है क्या मीनिंग हो सकता है। द मैन इम्प्लीकेटेड हिम फॉल्सली इन द केस। तो इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति ने उसको जो है किसी केस में, यानी कि झूठे केस में जो है फंसा लिया बोल लो, या फिर उसको जो है इंक्लूड कर लिया भी हम बोल सकते हैं, शामिल कर लिया झूठे केस में उस चीज का कर लिया। तो ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है या तो हम बोल सकते हैं इन्वॉल्व, अगर सेंटेंस के हिसाब से देखें इन्वॉल्व और इंक्लूड, तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग है। उसके बाद आगे अगर हम इन वर्ड को देखें तो इन वर्ड का भी हम मीनिंग समझेंगे और इनको जो है सेंटेंस में भी यूज करके देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंक्लूड। तो इंक्लूड जो है, इंक्लूड का मतलब भी क्या होता है, शामिल करना। इफ वन थिंग इंक्लूड अनदर इट हैज द सेकेंड थिंग एज वन ऑफ इट्स पार्ट। तो मतलब क्या है, अगर हम एक चीज को किसी दूसरी चीज में इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब उसका कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा जो है दूसरी चीज में शामिल होता है। और इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करें, डज द, तो सेंटेंस में देखते हैं यूज करके, और पहले इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो इंक्लूड जो है ये भी क्या है, वर्ब है। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। डज द प्राइस, डज द प्राइस, डज द प्राइस इंक्लूड टैक्स, डज द प्राइस इंक्लूड टैक्स। तो ये इसका सेंटेंस में यूज है। तो हमने क्या पूछा है कि जो ये प्राइस हमें बताया है, जो इसका रेट हमें बताया है, क्या इस रेट के अंदर टैक्स जो है वो भी शामिल है या टैक्स जो है वो अलग से लगेगा। तो वो चीज पूछी हमने कि इसमें जो है हमारा जो टैक्स है वो शामिल है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब क्या है, इंक्लूड का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो चीज जो है ऐड की गई है या नहीं की गई है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास इंट्रीट। तो इंट्रीट की भी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। तो इसको भी हम एज अ वर्ब यूज करते हैं। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। और इंट्रीट का मीनिंग क्या है, टू आस्क समबडी टू डू समथिंग इन अ सीरियस एंड ऑफन इमोशनल वे। तो इंट्रीट का मतलब होता है किसी से कुछ करने के लिए पूछना, और ज्यादातर हम पूछते हैं अगले को, सामने वाले को इमोशनल करके, यानी कि इमोशनल करके उससे कुछ करवाना, उसको हम बोलते हैं इंट्रीट। और इसको अगर मैं सेंटेंस में यूज करूं, और इसका जो सिनोनियम है इंट्रीट का, तो सिनोनियम इसका है बेग। यहां से भी आप इसका जो मीनिंग है समझ सकते हो। तो इंट्रीट का मतलब क्या होता है, बेग मतलब क्या है, एक तरह से भीख मांगना। यानी कि या तो आप बोल सकते हो कि सामने वाले को थोड़ा सा इमोशनल करना। जैसे बैगर क्या करते हैं, तो बैगर भी हमें इमोशनली फूल बनाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मुझको खाने को दे दो, या फिर मेरे पेरेंट्स नहीं है, ये वो मतलब जो भी है वो ऐसा बोलते हैं। सच में सारे के सारे जो है सच नहीं बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमें एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसे इंट्रीट का मतलब क्या है, इमोशनली कुछ करवाना। ठीक है। उसके बाद इसका अगर हम सेंटेंस में यूज देखें, तो सेंटेंस में हम इसका यूज जो है वो देख सकते हैं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, आई इंट्रीट यू, आई इंट्रीट यू। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस से भी आपको इसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लीज वर्ड लगाया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है
एक तरह से रिक्वेस्ट की है, और वो रिक्वेस्ट ज़्यादातर आपको की है यानी कि एक तरह का आपको इमोशनल करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है एंट्रीट। नेक्स्ट जो वर्ड है सजेस्ट, तो सजेस्ट जो है इसकी भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब, इसको भी हम एज अ वर्ब यूज करते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया और अ प्लान फॉर अदर पीपल टू थिंक अबाउट। क्लियर। तो मतलब क्या है, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि सुझाव देना। सुजेस्ट का मतलब क्या है, सुझाव देना, कि आपकी जो भी राय है, जो भी आपका विचार है, उसको सामने वाले को बताना कि हाँ ये चीज ऐसी है। तो वो चीज आपका जो है एक तरह से सुझाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर इसका जो सिनोनियम अगर हम देखें तो सिनोनियम हम देख सकते हैं प्रोपोज। प्रोपोज, तो यहां से भी आप इसका मीनिंग का जो है आइडिया लगा सकते हो। तो सजेस्ट का सिनोनियम है प्रोपोज। मतलब क्या है कि आप उस चीज को बोल रहे हो, बता रहे हो, या फिर आप कह रहे हो। तो इसका सेंटेंस में अगर हम यूज देखें तो सेंटेंस में आप यूज देख सकते हो। तो इसका सेंटेंस में यूज है अ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन immediately, a solution immediately suggested, suggested itself, suggested itself to me। तो ये इसका सेंटेंस में यूज है, अ सॉल्यूशन इमीडिएटली सजेस्टेड इटसेल्फ टू मी। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन या उसका जो सुझाव है वो खुद से ही मेरे अंदर आ गया, या मुझको खुद से ही उस चीज का पता लग गया, या खुद से ही मैंने वो चीज क्या की है, एक तरह से प्रपोज की है, कही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारा जो ऑप्शन में हमें दिया है इम्प्लाई। और इम्प्लाई जो वर्ड है ये भी हम एज अ वर्ब ही यूज करते हैं, ये भी वर्ब है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। और इसका मीनिंग क्या होता है, टू सुजेस्ट समथिंग दैट इज ट्रू और दैट यू फील और थिंक समथिंग विदाउट सेइंग सो डायरेक्टली। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक तरह का, इसका पहले सिनोनियम देख लेते हैं। तो इसका सिनोनियम है हमारे पास सुजेस्ट। तो ये वर्ड जो है ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, सुजेस्ट और इम्प्लाई, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, समानार्थक शब्द हैं। तो इम्प्लाई का मतलब भी क्या है कि किसी को राय देना, या किसी को सुझाव देना, या किसी को कुछ बताना, ठीक है। और अगर हम इसका सेंटेंस में यूज देखें तो सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखो सेंटेंस में हम इसका यूज करेंगे, आर यू इम्प्लाइंग, आर यू इम्प्लाइंग, यहाँ पे ब्रैकेट में आप दैट लगा सकते हो समझने के लिए अच्छे से। आर यू इम्प्लाइंग आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। आर यू इम्प्लाइंग दैट आई एम रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है कि क्या ये आपका सुझाव है, और यह बोल सकते हैं कि क्या आप ऐसा समझ रहे हो कि मैं गलत हूं, ठीक है। अब देखो जब भी हम इन वर्ड को क्या करते हैं कि ज्यादातर गूगल से ट्रांसलेशन इनकी देख लेते हैं, तो इनकी जो हिंदी है यानी कि जो पंजाबी है या कोई और दूसरी लैंग्वेज, तो उसमें हम इनका ट्रांसलेशन देखते हैं गूगल से या डिक्शनरी से, तो उससे आपको इनका जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप जो इनका मीनिंग है वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही देखें कि इंग्लिश टू इंग्लिश इनका मीनिंग क्या होगा। क्योंकि जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश इनका मीनिंग देखोगे तो उससे आपको जो वर्ड है अच्छे से समझ आएगा, उसका मीनिंग अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के सिनोनियम है, और बट इनका जो मीनिंग है जब हम सेंटेंस में इनको यूज करेंगे तो वो अलग अलग निकलता है। अब यहाँ पे देखो इसका सेंटेंस में हमने यूज किया, अ सोल्यूशन इमीडिएटली सजेस्टेड इटसेल्फ टू मी, यहाँ पे ये है। और यहाँ पे देखो आर यू इम्प्लाइंग दैट आई एम रॉन्ग, और इसका सेंटेंस में यूज देखो तो सेंटेंस से आपको जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट लगेगा। तो वर्ड दोनों सिनोनियम है बट मीनिंग को अगर हम देखें सेंटेंस में जो यूज है वो अलग अलग है। तो मीनिंग अगर देखना है इनका तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश से उनका मीनिंग देखें, तभी आपको वर्ड जो है अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि अगर ट्रांसलेशन देखोगे तो ट्रांसलेशन जो है वो सॉफ्टवेयर करता है, और सॉफ्टवेयर जो है कोई जरूरी नहीं कि अच्छे से उसकी जो ट्रांसलेशन है वो करे। तो इसका मतलब यही है कि आपको जो वर्ड है वो अच्छे से समझना चाहिए,
इंग्लिश टू इंग्लिश अगर मीनिंग देखोगे तो उसका एक बेनिफिट आपका ये भी है कि उससे आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी क्लियर होगा और इससे आपकी जो वोकैब है वो भी अच्छे से बिल्ड होगी। आप जो है नैरो थिंकिंग में अपने वर्ड को जो है तैयार नहीं करोगे, तो एक मतलब खुली सोच में जो है आपका वर्ड तैयार होगा और उससे आपकी चीजें जो है उनमें आपको डिफरेंस दिखेगा। तो ये चीज आपने करके देखनी है। तो इनकी सिर्फ ट्रांसलेशन ही देखनी है, उनका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखो और फिर उसका जो सेंटेंस में यूज है वो भी डिक्शनरी में दिया होता है। जैसे आप अगर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी या कैम्ब्रिज की डिक्शनरी फॉलो करोगे तो उनमें प्रॉपर जो है वर्ड की पूरी डिटेल दी जाती है आपको और उसके एक एक वर्ड के 3-3 4-4 मीनिंग जो है वो भी आपको समझाए जाते हैं। तो वहां से आप जो है वर्ड को अच्छे से समझ सकते हो और अलग अलग जो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है उनको समझ सकते हो। अलग अलग फ्रेज में कैसे हम वर्ड को यूज कर सकते हैं वो चीज भी वहां से समझ सकते हो, तभी आपको जो वर्ड है अच्छे से समझाएगा। अब यहाँ पे मैंने देखो 5 के 5 जो हमारे वर्ड हैं उनको प्रॉपर जो है एक्सप्लेन किया है। अब आप खुद ही यहाँ से देख सकते हो कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो इम्प्लीकेट का जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास, इंक्लूड, क्योंकि बाकी सभी का जो मीनिंग है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका मीनिंग, यानी कि यहाँ से सिनोनियम से भी हम देख सकते हैं बैग, यानी कि एक तरह की भीख मांगना या इमोशनली किसी से कुछ मांगना, क्लियर। और यहाँ से अगर हम देखें इंट्रीट का हो गया हमारे पास बैग। सजेस्ट का क्या है, सजेस्ट का अगर देखें हम तो प्रपोज, ये मीनिंग बनता है। और अगर हम इसका देखें इम्प्लाई, तो इम्प्लाई का सिनोनियम क्या है, सजेस्ट ही है, बट ये दोनों अलग अलग सेंस में हम यूज करते हैं। और यहाँ पे इंक्लूड का मतलब क्या है, तो इंक्लूड का मतलब है यहाँ पे शामिल करना एक हिसाब से, यानी कि जो हमने इसका मीनिंग निकाला वही सेम इस वर्ड का मीनिंग है। तो इसका सिनोनियम क्या आएगा, इसका सिनोनियम आएगा हमारे पास इंक्लूड। तो ये था हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड करते हैं। तो जब भी आप किसी भी चीज को कर रहे हो, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें आपके पास पेशेंस होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का जो टाइम है तो उसमें सभी को शॉर्टकट चाहिए सभी, बट सक्सेस का जो है कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो आपकी जो नॉलेज है या आपका जो कंसेप्ट है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उस टाइम के लिए आपके अंदर जो पेशेंस है वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आपकी जो चीजें हैं वो अच्छे से आपको क्लियर होंगी और अच्छे से आपको जो है समझ में आएंगी। तो प्रोवर्ब भी है यहाँ पे, कहावत भी है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो जो रोम है उसको एक दिन में हम नहीं बना सकते, तो चीज़ों को बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए आपके पास पेशेंस सबसे बड़ा जो की है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड जो वर्ड है हमारे पास, तो सेकंड वर्ड है ईगर, EAGER, ईगर। और इसके जो हमें आंसर दिए हैं, फर्स्ट है हमारे पास क्लेवर, सेकंड है इंथुजियास्टिक, थर्ड जो वर्ड हमें दिया है वो है क्यूरियस, और फोर्थ जो वर्ड हमें दिया है डिवोटेड। तो यहाँ पे भी हमको 4 जो ऑप्शन है वो दिए हैं। अब इनमें से बताना है कि इसका जो आंसर है क्या आएगा, ईगर का सिनोनियम देखना है हमें क्या आएगा। तो अगर आपको पता है तो आप जल्दी से इसका जो आंसर है कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे आपकी जो वोकैब की नॉलेज है वो भी चेक होगी कि आपकी वोकैब कितनी है, वो चीज़ भी आपकी चेक हो जाएगी कि कितनी आपको चीज़ों की समझ है। उसके बाद अब करते हैं इसको शुरू, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें इन वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच, तो इन वर्ड की जो पार्ट ऑफ स्पीच है, फर्स्ट वर्ड जो हमें दिया है ईगर, तो ईगर वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। उसके बाद जो क्लेवर वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है। इंथुजियास्टिक जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है, और इसका तो देखो लास्ट में आईसी लगा है। तो आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो उसमें बताया था कि वर्ड का सुफिक्स देखना होता है, तो इसके लास्ट में देखो आईसी लगा तो ये एडजेक्टिव होगा डेफिनेटली आपका। इसके लास्ट में देखो ओयूएस लगा है, ये भी एडजेक्टिव है। इस चीज की हमने डिस्कशन पहले भी कर ली है, तो उसकी जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। वहां से पार्ट ऑफ स्पीच जो है वहां से आपको नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब एडवर्ब की पहचान कैसे करनी है वो चीज वहां से आप सीख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर वीडियो जो है ज़्यादातर बच्चों को बोरिंग लगने लग जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ सिनोनियम को ही डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट बात करते हैं इनका, और ये डिवोटेड जो है ये भी एडजेक्टिव है। तो ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं, जितने भी वर्ड हैं 5 के 5 वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ईगर जो वर्ड है उसका मीनिंग देखें, तो ईगर का मतलब क्या होता है? वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड बाय समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन और अबाउट समथिंग दैट यू वांट टू डू, शोइंग दिस। और इसका जो सिनोनियम है वो होता है कीन। तो सिनोनियम क्या है? कीन। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं उत्सुक होना, किसी चीज को करने के लिए एक्साइटेड होना, कि कुछ भी होने वाला हो, कुछ भी करना हो तो उस चीज के लिए एक तरह से उत्सुक रहना, कीन रहना। क्लियर? और अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करके देखूं तो सेंटेंस है इसका ईगर क्राउड्स, ईगर क्राउड्स आउटसाइड द स्टेडियम, आउटसाइड द स्टेडियम। तो ये इसका सेंटेंस में यूज है, यहां से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ईगर क्राउड्स आउटसाइड द स्टेडियम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लेवर। तो क्लेवर जो वर्ड है वो भी एडजेक्टिव है। क्लेवर का मतलब क्या होता है? क्विक एट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तो मतलब क्या है? एक तरह से हम इसका जो सिनोनियम है वहां से इसका मीनिंग समझ सकते हैं अच्छे से। तो इसका सिनोनियम है हमारे पास इंटेलिजेंट। मतलब चीजों को समझने में चालाक होना, या उनमें इंटरेस्ट लेना, या चीज़ों को जो है अच्छे से क्लियर करना, तो उसको हम बोलते हैं क्लेवर। और इसको भी अगर हम सेंटेंस में यूज करें तो इसका सेंटेंस है शी इज क्लेवर, शी इज क्लेवर एट, शी इज क्लेवर एट गेटिंग व्हाट शी वांट। तो मतलब क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, जो उसको चाहिए उस चीज को प्राप्त करने में। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वर्ड है इंथुसियास्टिक। ये वर्ड भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या है? फीलिंग और शोइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट अबाउट समबडी और समथिंग। तो काफी सारा जो एक्साइटमेंट है किसी भी चीज के लिए, वो चीज दिखाना, किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए। तो अगर आप एक्साइटेड हो, उत्साहित हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंथुसियास्टिक। जोशीला भी बोल सकते हैं एक तरह से। और इसका अगर हम सेंटेंस में यूज देखें तो सेंटेंस में यूज है इसका यू डू नॉट, यू डू नॉट साउंड, यू डू नॉट साउंड वेरी enthusiastic about the idea, about the idea। इसका मतलब क्या है कि आप ये जो आइडिया आपको दिया है, ये जो आइडिया आपको बताया है, उसको लेकर खुश नहीं लग रहे, या उसको लेकर जोश में नहीं लग रही, या उसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्यूरियस। तो क्यूरियस जो वर्ड है वो भी हमारे पास एडजेक्टिव है। और क्यूरियस का मतलब क्या है? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग। और इसका जो सिनोनियम है हमारे पास, तो सिनोनियम है इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव। तो ये इसका सिनोनियम है। और इसमें क्या है? आपके पास किसी भी चीज को जानने की स्ट्रॉन्ग इच्छा होना, तीव्र इच्छा होना। किसी भी चीज को जानना है, सीखना है, तो उसके लिए तीव्र इच्छा होती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं क्यूरियस। ही इज सच अ क्यूरियस, सेंटेंस है इसका, ही इज सच अ क्यूरियस, ही इज सच अ क्यूरियस बॉय, always, always asking question, always asking question। तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस चीज़ को लेकर, कि हमेशा ही जो है क्वेश्चन पूछता रहता है कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी, ऐसे। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्यूरियस। नेक्स्ट वर्ड है डिवोटेड। तो डिवोटेड जो वर्ड है वो भी एडजेक्टिव है। और डिवोटेड का मतलब क्या है? हैविंग ग्रेट लव फॉर समबडी और समथिंग। किसी चीज को बहुत ज्यादा प्यार करना, उसकी पूजा करना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिवोटेड। और
इस वर्ड का जो सेंटेंस में यूज है, तो सेंटेंस में अगर हम इसको यूज करें तो सेंटेंस में यूज है इस वर्ड का दे आर डिवोटेड, दे आर डिवोटेड टू देयर चिल्ड्रन, टू देयर चिल्ड्रन, दे आर डिवोटेड टू देयर चिल्ड्रन। तो ये इसका सेंटेंस में यूज है, मतलब क्या है कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये था इसका यूज। उसके बाद अगर हम इस वर्ड की यहाँ पे देखो हमें एडजेक्टिव दिया है, अगर इससे एडवर्ब ना हो तो वो क्या बन जाएगा, डिवोटेडली, डिवोटेडली एल वाई लग जाएगा लास्ट में, तो ये बन गया इसका एडवर्ब। क्लियर। और इसका अगर हम सिनोनियम देखें डिवोटेड का, तो सिनोनियम है इसका एट लव, एट लव, तो ये इसका सिनोनियम है। अब यहां से आप देख सकते हो कि हमारा जो मेन वर्ड है ईगर, उसका आंसर कौन सा आएगा। तो इनमें से देखो सबसे अच्छा जो आंसर है, सबसे क्लोज जो वर्ड है इसका, तो वो क्या बना है हमारे पास, सिनोनियम, क्यूरियस। तो यहाँ पे ईगर था, तो ईगर का मतलब क्या है, कीन, और जिसको हम बोल सकते हैं उत्सुक होना, जानने के लिए, सीखने के लिए। और यहाँ पे क्यूरियस जो वर्ड है उसका भी सेम मीनिंग है कि किसी भी चीज को जानने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए उत्साहित होना। इसका प्रॉपर जो सिनोनियम क्या आएगा, क्यूरियस। क्लियर। अब बाकी जो वर्ड हमें दिए थे वो भी इसके साथ मिलते जुलते थे, बट ये वर्ड जो है इसके सिनोनियम नहीं है। इन वर्ड को हमने अच्छे से समझा, उसका मीनिंग क्या है, सेंटेंस में भी उसको यूज करके देखा है। इससे आपकी जो चीजें हैं और भी अच्छे से क्लियर होंगी। तो ऐसे हम जो है वर्डों को सीख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में जब भी हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब भी किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो एकदम से ये सोचते हैं कि इसको फटाफट कैसे करना है, इसको जल्दी से कैसे करना है। बट जल्दी से चीजें तैयार नहीं होती। जल्दी से आप तभी कर सकते हो अगर आपको वो चीज ऑलरेडी आती है। अगर आपको पहले से आती है तो उसको लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है या लास्ट टाइम पे देखना है, तो उसमें तो आप उस चीज को जल्दी से सीख सकते हो। बट अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, तभी आपकी जो चीजें हैं क्लियर होगी। अब देखो वीडियो में आपको बोल देते हैं कि इसकी ट्रिक ये है, इसका शॉर्टकट ये है, तो वो चीजें जो है रियल लाइफ में काम नहीं करती है। तो इसमें आपको जो है काफी मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप जो है चीजों को सीख पाते हो, तभी आपकी चीजें जो है क्लियर होती हैं। तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, बट जब आपकी एक बार वोकैब जो है अच्छे से बननी शुरू होगी, उसके बाद आपको इतना टाइम जो है नहीं लगेगा। तो चीजें फिर आपकी जल्दी से तैयार होने लग जाएगी। यही इस चीज का शॉर्टकट है कि पहले अच्छे से सीखो, और फिर उन चीजों को जब बार बार करते जाओगे तो वो चीज आपको आसान लग जाएगी, और वो चीज आपका टाइम भी जो है कम कंज्यूम करेगी, और फिर वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड के साथ। तो इसमें देखो ये नहीं समझना है कि हमने सिर्फ 2 वर्ड किए हैं। इसमें देखो आपके टोटल जो है वोकैब देखो कितनी बनी है। 5 वर्ड हमने इसमें की है, 5 वर्ड हमने पहला जो वर्ड था उसमें किए, टोटल 10 हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखो साथ साथ हमने सिनोनियम भी किए हैं, तो ये वर्ड भी आपके वोकैब में ऐड हो गए। सेंटेंस में यूज भी किया है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात भी की है। तो ये नहीं समझना है कि इसमें हमने सिर्फ 2 वर्ड किए हैं। तो इसमें से आपके काफी सारे जो वर्ड हैं वो क्लियर हुए हैं, आपको काफी चीजों का पता लगा है। तो नेक्स्ट जो वीडियो उसमें कोशिश करेंगे और भी ज्यादा जो वर्ड हैं वो हम इंक्लूड करें, क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबी हो जाती है। इतनी लंबी वीडियो को बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ नहीं देखते, तो इसलिए वीडियो छोटी रखनी पड़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।